जब बेटी बन गई नकली पुलिस। गुरुदेव सिंह असली पुलिस वाला था, जबकि परवीन नकली पुलिस वाली। इसके बावजूद परवीन ने पुलिस वर्दी में थाने जाकर उसके खिलाफ रिपोर्ट ही नहीं दर्ज कराई, बल्कि उसे हवालात में बंद करा दिया। शबाना परवीन सब इंस्पेक्टर बनना चाहती थी, इसलिए बीए करने के बाद वह मन लगाकर सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की तैयारी करने लगी थी। पिता असलम खान भी उसकी हर तरह से मदद कर रहे थे। मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की जगह निकली तो शबाना परवीन ने आवेदन कर दिया। मेहनत करके परवीन ने परीक्षा भी दी, लेकिन रिजल्ट आया तो शबाना परवीन का नाम नहीं था, जिससे उसका चेहरा उतर गया। बेटी का उतरा चेहरा देखकर असलम ने उसकी हौसला अफजाई करते हुए फिर से परीक्षा की तैयारी करने को कहा। परवीन फिर से परीक्षा की तैयारी में लग गई, लेकिन अफसोस कि अगली बार भी वह सफल नहीं हुई। लगातार 2 बार असफल होने से परवीन के सब्र का बांध टूट गया। पिता ने उसे बहुत समझाया और फिर से परीक्षा की तैयारी करने को कहा, लेकिन परवीन की हिम्मत नहीं पड़ी। परवीन 20 साल से ऊपर की हो चुकी थी। आज नहीं तो कल उसकी शादी करनी ही थी। नौकरी के भरोसे बैठे रहने पर उसकी शादी की उम्र निकल सकती थी। रही बात नौकरी की, तो शौहर के यहाँ रहकर भी वह तैयारी कर सकती थी। इसलिए असलम खान परवीन के लिए लड़का देखने लगे। थोड़ी भागादौड़ी के बाद उन्हें राजस्थान के कोटा शहर में एक लड़का मिल गया। अफसर खान एक शरीफ खानदान से था और अपना बिजनेस करता था। असलम को लगा कि परवीन इसके साथ सुखचैन से रहेगी, इसलिए अफसर खान के घर वालों से बातचीत करके असलम ने शबाना परवीन की शादी उससे कर दी। शादी के बाद परवीन अपनी घर गृहस्थी में रम गई। 1 साल बाद वह एक बेटे की मां भी बन गई। मां बनने के बाद उसकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। वह घर परिवार में व्यस्त जरूर हो गई थी, लेकिन अभी भी पुलिस की वर्दी पहनने की उसकी तमन्ना खत्म नहीं हुई थी। यही वजह थी कि अक्सर वह इंदौर आती जाती रहती थी। अफसर खान कभी पूछता तो वह कहती, तुम्हें तो पता ही है कि मैं पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रही हूँ। उसी के चक्कर में इंदौर आती जाती हूँ। परवीन का इंदौर आना जाना कुछ ज्यादा ही हो गया तो एक दिन अफसर खान ने उसे समझाया, तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत है। अल्लाह का दिया हमारे पास क्या कुछ नहीं है। रुपए पैसे तो हैं ही, एक खूबसूरत बेटा भी है। इसी को संभालो और खुश रहो। लेकिन परवीन इसमें खुश नहीं थी। वह पुलिस की नौकरी के लिए अपनी जिद पर अड़ी थी, इसलिए घर में रोज किचकिच होने लगी। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। पति के लाख समझाने पर भी परवीन नहीं मानी। अफसर खान ज्यादा रोकटोक करने लगा तो एक दिन परवीन ने साफ साफ कह दिया, अब हमारी और तुम्हारी कतई निभने वाली नहीं है, इसलिए तुम मुझे तलाक देकर मुक्त कर दो। अफसर खान अपनी बसीबसाई गृहस्थी बर्बाद होते देख परेशान हो उठा। उसे कोई राह नहीं सूझी तो उसने अपने ससुर को फोन किया। असलम खान ने भी कोटा जाकर बेटी को समझाया, लेकिन परवीन टस से मज नहीं हुई। मजबूर होकर अफसर खान को तलाक देना ही पड़ा। तलाक के बाद परवीन अपने 5 साल के बेटे को लेकर अपने पिता के घर उज्जैन आ गई। पिता के घर आने के बाद भी परवीन का वही हाल रहा। वह पिता के घर से भी सुबह इंदौर के लिए निकल जाती तो देर रात तक लौटती। ऐसा कई दिनों तक हुआ तो एक दिन असलम खान ने पूछा, बेटी तुम रोज सुबह निकल जाती हो तो देर रात तक लौट कर आती हो, इस बीच तुम कहाँ रहती हो, आपको पता नहीं। परवीन ने कहा, अब्बू मैंने मध्य प्रदेश पुलिस की सब इंस्पेक्टर की परीक्षा दे रखी है, जल्दी ही मुझे नौकरी मिलने वाली है। सच? असलम खान ने हैरानी से पूछा। हाँ अब्बू, अब जल्दी ही आपको मेरे सब इंस्पेक्टर होने की खुशखबरी मिलने वाली है, परवीन ने कहा। और फिर कुछ दिनों बाद सचमुच परवीन ने घर वालों को खुशखबरी दी कि वो प्रदेश पुलिस की परीक्षा पास करके सब इंस्पेक्टर हो गई है। असलम खान को बेटी की बात पर भरोसा तो नहीं हुआ, फिर भी उन्होंने उसकी बात मान ली। लेकिन जब एक दिन परवीन सब इंस्पेक्टर की वर्दी में घर पहुंची तो असलम खान परवीन को देखते ही रह गए। वह चहकते हुए अब्बू से बोली, देखो अब्बू मैं दरोगा हो गई हूँ, मेरे कंधे पर 2 सितारे चमक रहे हैं। मारे खुशी के असलम खान की आंखों में आंसू आ गए। उनके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
वो कुछ कहते उसके पहले ही साथ लाए मिठाई के डिब्बे से एक टुकड़ा मिठाई उसके मुंह में ठूंसते हुए परवीन ने कहा, अब्बू, पुलिस वर्दी में मैं कैसी लग रही हूँ? असलम ने अल्लाह को सजदा करते हुए कहा, अल्लाह ने हमारी तमन्ना पूरी कर दी। मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है। तू बेटी नहीं बेटा है। लेकिन बेटा, इस समय तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ है? अभी तो मैं इंदौर के DRP लाइन में हूँ। जल्दी ही किसी थाने में पोस्टिंग हो जाएगी। 1 साल तक मेरी ड्यूटी इंदौर में रहेगी। उसके बाद मेरा तबादला उज्जैन हो जाएगा। जब तक तबादला नहीं हो जाता, मुझे उज्जैन से इंदौर आना जाना पड़ेगा। जरूरत पड़ने पर वहाँ रुकना भी पड़ सकता है, परवीन ने कहा। इसके बाद तो असलम खान ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई तो सभी को पता चल गया कि परवीन सब इंस्पेक्टर हो गई है। लोग उसकी मिसालें देने लगे। बात थी ही मिसाल देने वाली। एक साधारण घर की बेटी का दरोगा बन जाना छोटी बात नहीं थी, वह भी शादी और एक बेटे की मां बन जाने के बाद। परवीन रोजाना बस से इंदौर जाती और देर रात तक वापस घर आ जाती थी। कभी बाहर न आती तो फोन कर देती कि आज वह घर नहीं आ पाएगी। उसके सब इंस्पेक्टर होते ही घर के सभी वाहनों पर पुलिस का लोगो चिपकवा दिया गया था, जिससे चेकिंग में कोई पुलिस वाला उन्हें परेशान न करे। एक दिन परवीन अपने 2 साथियों के साथ सड़क पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल पर 3 युवक आते दिखाई दिए। परवीन ने उन्हें रुकने का इशारा किया, लेकिन उन युवकों ने मोटरसाइकिल जरा भी धीमी नहीं की। परवीन को समझते देर नहीं लगी कि इनका रुकने का इरादा नहीं है। वह तुरंत होशियार हो गई और मोटरसाइकिल जैसे ही उसके नजदीक आई, उसने ऐसी लात मारी कि तीनों सवारियों सहित मोटरसाइकिल गिर गई। तीनों युवक उठकर खड़े हुए तो मोटरसाइकिल चला रहे युवक का कॉलर पकड़कर परवीन ने कहा, मैं हाथ दे रही थी तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा था। मैडम, मैं थाना महू का सिपाही हूँ। विश्वास न हो तो आप फोन करके पूछ लें। मेरा नाम गुरुदेव सिंह चहल है। आज मैं छुट्टी पर था, इसलिए दोस्तों के साथ घूमने निकला था। यहाँ मैं DRP लाइन में रहता हूँ, गुरुदेव सिंह ने सफाई देते हुए कहा। युवक ने बताया कि वह सिपाही है तो परवीन ने उसे छोड़ने के बजाय तड़ातड़ 2 तमाचे लगाकर कहा, पुलिस वाला होकर भी कानून तोड़ता है। याद रखना, आज के बाद फिर कभी कानून से खिलवाड़ करते दिखाई दिए तो सीधे हवालात में डाल दूंगी। अपने गालों को सहलाते हुए गुरुदेव सिंह बोला, मैडम, आपको पता चल गया कि मैं पुलिस वाला हूँ, फिर भी आपने मुझे मारा। यह आपने अच्छा नहीं किया। एक तो कानून तोड़ता है, ऊपर से आंख दिखाता है। अब चुपचाप चला जा, वरना थाने ले चलूंगी। तब पता चलेगा कानून तोड़ने का नतीजा क्या होता है। परवीन गुस्से में बोली। गुरुदेव सिंह ने मोटरसाइकिल उठाए और साथियों के साथ चला गया। लेकिन इसके बाद जब भी परवीन से उसका सामना होता, वो गुस्से से उसे इस तरह घूरता मानो मौका मिलने पर बदला जरूर लेगा। परवीन भी उसे खा जाने वाली निगाहों से घूरती। ऐसे में ही 27 मार्च 2014 को एक बार फिर गुरुदेव सिंह और परवीन का आमना सामना हो गया। परवीन बेसबॉल का बल्ला लेकर गुरुदेव सिंह को मारने के लिए आगे बढ़ी तो खुद के बचाव के लिए गुरुदेव सिंह भागा, लेकिन वो कुछ कदम ही भागा था कि ठोकर लगने से गिर पड़ा, जिससे उसकी कलाई में मोच आ गई। परवीन पीछे लगी थी, इसलिए चोट-मोच की परवाह किए बगैर वह जल्दी से उठकर फिर भागा। परवीन उसके पीछे लगी रही। गुरुदेव भागकर DRP लाइन स्थित अपने क्वार्टर में घुस गया। परवीन ने उसके क्वार्टर के सामने खूब हंगामा किया, लेकिन वहां वह उसका कुछ कर नहीं सकी, क्योंकि शोर सुनकर वहां तमाम पुलिस वाले आ गए थे, जो बीच बचाव के लिए आ गए थे। 29 मार्च की रात करीब 12 बजे इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर गुरुदेव का आमना सामना परवीन से हो गया। उस समय गुरुदेव के घर वाले भी उसके साथ थे। उन्होंने परवीन को समझाना चाहा कि एक ही विभाग में नौकरी करते हुए उन्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। पहले तो परवीन चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन जैसे ही गुरुदेव की मां ने कहा कि वो उनके बेटे को बेकार में परेशान कर रही है तो परवीन भड़क उठी। उसने चीखते हुए कहा, मैं तुम्हारे बेटे को परेशान कर रही हूँ। अभी तक तो कुछ नहीं किया, अब देखो इसे किस तरह परेशान करती हूँ। इतना कहकर परवीन ने अपने साथियों से कहा,
इसे थाने ले चलो, आज इसे इसकी औकात बता ही देती हूँ। परवीन के साथियों ने गुरुदेव को पकड़कर कार में बैठाया और थाना ग्वालटोली की ओर चल पड़े। कार के पीछे पीछे परवीन भी अपनी एक्टिवा स्कूटर से चल पड़ी थी। थाने पहुंचकर परवीन गुरुदेव सिंह को धकियाते हुए अंदर ले गई और ड्यूटी पर तैनात मुंशी से बोली, इसके खिलाफ रिपोर्ट लिखो। यह मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, जब भी मुझे देखता है सीटी मारता है। परवीन सब इंस्पेक्टर की वर्दी में थी, इसलिए उसे परिचय देने की जरूरत नहीं थी। गुरुदेव सिंह ने अपने बारे में बताया भी कि वह सिपाही है, फिर भी उसके खिलाफ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखकर मुंशी ने इस बात की जानकारी ड्यूटी पर तैनात एएसआई श्री मेधा को दी। चूंकि नए कानून के हिसाब से मामला गंभीर था, इसलिए उन्होंने गुरुदेव सिंह को महिला सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़ के आरोप में लॉकअप में डाल दिया। जबकि गुरुदेव सिंह का कहना था कि पहले इस महिला सब इंस्पेक्टर के बारे में पता लगाएं, क्योंकि इसका कहना है कि यह डीआरपी लाइन में रहती है, वहीं वह भी रहता है, लेकिन उसने इसे वहां कभी देखा नहीं है। गुरुदेव परवीन के बारे में पता लगाने को लाख कहता रहा, लेकिन एएसआई मेधा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह एक महिला सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़ का मामला था। फिर उसने एक अन्य सब इंस्पेक्टर कुशवाहा से मेधा की बात भी कराई थी, जबकि मेधा को पता नहीं था कि सब इंस्पेक्टर कुशवाहा कौन है और किस थाने में तैनात हैं। गुरुदेव सिंह को लॉकअप में डलवाकर परवीन अपने साथियों के साथ कार से चली गई। उसने अपना स्कूटर थाने में ही यह कहकर छोड़ दिया था कि इसे वह सुबह किसी से मंगवा लेगी। अगले दिन यानी 30 मार्च को सुबह उसने थाना ग्वालटोली पुलिस को फोन किया कि वह अपने साथी इमरान कुरैशी को भेज रही है, उसे उसका स्कूटर दे दिया जाए। इमरान कुरैशी के थाने पहुंचने तक थाना प्रभारी आर.एन. शर्मा थाने आ गए थे। पुलिस वालों ने रात की घटना के बारे में उनसे कहा कि सब इंस्पेक्टर शबाना परवीन का साथी इमरान कुरैशी उनका एक्टिवा स्कूटर लेने आया है, तो उन्होंने उसे ऑफिस में भेजने को कहा। इमरान उनके सामने पहुंचा तो उसका हुलिया देखकर उन्होंने पूछा, तुम पुलिस वाले हो? नहीं साहब, मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, मैं तो चाट का ठेला लगाता हूँ। चूंकि मैं परवीन जी का परिचित हूँ, इसलिए अपना स्कूटर लेने के लिए भेज दिया है। इसके बाद वहां खड़े सिपाही से थाना प्रभारी ने कहा, परवीन को बुला लो कि वह आकर अपना स्कूटर खुद ले जाए, उसका स्कूटर किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा। इमरान के पास परवीन का नंबर था, उसने उसे फोन कर दिया। थोड़ी देर में परवीन थाना ग्वालटोली आ पहुंची। उस समय भी वह पुलिस सब इंस्पेक्टर की वर्दी में थी। उसने थाना प्रभारी आर.एन. शर्मा के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते किया, तो वह उसे हैरानी से देखते रह गए। वह पुलिस की वर्दी में थी, उसके कंधे पर सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार चमक रहे थे। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा, मैडम, तुम किस थाने में तैनात हो? फिलहाल तो मैं डीआरपी लाइन में हूँ। परवीन बड़ी ही शिष्टता से बोली। आरआई कौन है? थाना प्रभारी श्री शर्मा ने पूछा तो परवीन बगले झांकने लगी। साफ था, उसे पता नहीं था कि आरआई कौन है। जब वह आरआई का नाम नहीं बता सकी तो थाना प्रभारी ने कहा, अपना आई कार्ड दिखाओ। परवीन के पास आई कार्ड होता तब तो दिखाती। उसने जैसे ही कहा, सर, आई कार्ड तो नहीं है। थाना प्रभारी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, सच सच बताओ, तुम कौन हो? तुम नकली पुलिस वाली हो न? परवीन ने सिर झुका लिया। थाना प्रभारी आर.एन. शर्मा ने कहा, मैं तो उसी समय समझ गया था कि तुम नकली पुलिस वाली हो, जब तुमने दोनों हाथ जोड़कर मुझसे नमस्ते किया था। तुम्हें पता होना चाहिए कि पुलिस विभाग में अपने सीनियर अफसर को हाथ जोड़कर नमस्ते करने के बजाय सैल्यूट किया जाता है। तुम्हारे कंधे पर लगे स्टार भी बता रहे हैं कि स्टार लगाना भी नहीं आता, क्योंकि तुमने कहीं ट्रेनिंग तो ली नहीं है। तुम्हारे कंधे पर जो स्टार लगे हैं, उनकी नोक से नोक मिल रही है, जबकि कोई भी पुलिस वाला स्टार लगाता है तो उसकी स्टार की नोक दूसरे स्टार की 2 नोक के बीच होती है। परवीन ने देखा कि उसकी पोल खुल गई है तो वह जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए ही उसने स्वीकार कर लिया कि वह नकली पुलिस वाली है। इसके बाद थाना प्रभारी ने लॉकअप में बंद गुरुदेव सिंह को बाहर निकलवाया। पूछताछ में उसने बताया कि वह भी सिपाही है और थाना महू में तैनात है।
यहाँ वह डीआरपी लाइन में रहता है। रोजाना बस से महू अपनी ड्यूटी पर जाता है। इसके बाद थाना प्रभारी आर.एन. शर्मा ने थाना महू फोन करके गुरुदेव सिंह के बारे में जानकारी ली तो वहां से बताया गया कि वह उनके यहाँ सिपाही के रूप में तैनात है। फिर डीआरपी लाइन फोन करके आरआई से भी उसके बारे में पूछा गया। आरआई ने भी बताया कि वह लाइन में रहता है। पूछताछ में परवीन ने मान लिया कि उसने गुरुदेव के खिलाफ फर्जी मामला दर्ज कराया था तो थाना प्रभारी ने उसे छोड़ दिया। अब परवीन रोते हुए अपने किए की माफी मांग रही थी। पूछताछ में उसने कहा, मैं यह वर्दी इसलिए पहनती हूँ कि कोई मुझसे छेड़छाड़ ना करे। इसके अलावा मेरे पिता चाहते थे कि मैं पुलिस अफसर बनूं। मैंने कोशिश भी की, लेकिन सफल नहीं हुई। पिता का सपना पूरा करने के लिए मैं नकली दरोगा बन गई। मेरे नकली दरोगा होने की जानकारी मेरे अब्बू अम्मी को नहीं है। अगर उन्हें असलियत पता चल गई तो वे जीते जी मर जाएंगे। इसलिए साहब आप उन्हें ये बात मत बताइएगा। पूछताछ के बाद थाना प्रभारी आर.एन. शर्मा ने लोक सेवक प्रतिरूपण अधिनियम की धारा 177 के तहत परवीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता असलम खान को दी गई। उज्जैन से इंदौर 53 किलोमीटर दूर है। थाना ग्वालटोली पहुंचने पर जब उसे पता चला कि परवीन नकली दरोगा बनकर सबको धोखा दे रही थी तो वह सन्न रह गया। वह सिर थामकर बैठ गया। असलम खान बेटी की नादानी से बहुत दुखी हुआ। वह थाना प्रभारी से उसकी गलती की माफी मांगकर उसे छोड़ने की विनती करने लगा। चूंकि परवीन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं था, इसलिए थाना प्रभारी ने उसे थाने से ही जमानत दे दी। सिपाही गुरुदेव सिंह ने भी उसके खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया था, क्योंकि वह खुद ही छेड़छाड़ के मामले में फंस रहा था। लेकिन अगले दिन परवीन के बारे में अखबार में छपा तो लोग पुलिस पर अंगुली उठाने लगे। लोगों का कहना था कि पहले पुलिस को परवीन के बारे में जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि इंदौर में आए दिन नकली पुलिस बनकर उन महिलाओं को ठगा जा रहा है जो गहने पहनकर घर से निकलती हैं। मौका देखकर नकली पुलिस के गिरोह के सदस्य महिला को रोककर कहते हैं कि आजकल शहर में लूटपाट की घटनाएं बहुत हो रही हैं, इसलिए आप अपने गहने उतार कर पर्स या रुमाल में रख लीजिए। इसके बाद एक पुलिस वाला महिला के गहने उतरवाता है। उसी दौरान उसका साथी महिला को बातों में उलझा लेता है तो गहने उतरवाने वाला सिपाही महिला की नजर बचाकर गहने की जगह कंकड़ पत्थर बांधकर महिला को पकड़ा देता है। अब तक पुलिस ऐसे किसी भी नकली पुलिस के गिरोह को नहीं पकड़ सकी थी। इसके बावजूद पुलिस ने हाथ आई उस नकली दरोगा के बारे में जांच किए बगैर छोड़ दिया, इसलिए लोगों में गुस्सा था। हो हल्ला हुआ तो थाना ग्वालटोली पुलिस ने परवीन के बारे में थोड़ी बहुत जांच की। परवीन ने पुलिस को बताया था कि वह 1 महीने से सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहन रही है, लेकिन उसकी वर्दी तैयार करने वाले दर्जी का कहना है कि वो 1 साल से उसके यहाँ वर्दी सिलवा रही है। वहीं चिकन की दुकान चलाने वाले नियाज ने पुलिस को बताया कि परवीन उसके यहाँ से चिकन ले जाती थी। पुलिस का रौब दिखाते हुए वह उसके पूरे पैसे नहीं देती थी। पुलिस की वर्दी में होने की वजह से वह बस वालों का किराया नहीं देती थी। कथा लिखे जाने तक पुलिस को कहीं से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली थी कि उसने किसी को ठगा हो या जबरन वसूली की हो। शायद यही वजह है कि पुलिस कह रही है कि परवीन के खिलाफ न कोई रिपोर्ट दर्ज है, न उसका कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। किसी ने ये भी नहीं कहा है कि उसने जबरदस्ती वसूली की है, इसलिए उसे थाने से जमानत दे दी गई है। बहरहाल पुलिस अभी उसके बारे में पता कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही उसके खिलाफ आरोप पत्र अदालत में पेश किया जाएगा।